प्रिय बच्चों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम पिछली वीडियोस में यूनानी दार्शनिक अरस्तु के विभिन्न विचारों पर चर्चा कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम अरस्तु के नागरिकता संबंधी विचार के बारे में अध्ययन करेंगे। अरस्तु ने पॉलिटिक्स की तीसरी पुस्तक में नागरिकता और संविधान पर विचार प्रकट किए हैं। इसमें वे कहते हैं कि राज्य स्वतंत्र मनुष्य का समुदाय है। दूसरे शब्दों में वे ये कहते हैं कि राज्य नागरिकों के मेल से निर्मित समुदाय है। अरस्तु का यह विचार महत्वपूर्ण है क्योंकि इस विचार के साथ ही वह हमारा ध्यान उस मूलभूत इकाई अर्थात व्यक्ति की ओर आकर्षित करते हैं जो राज्य के निर्माण करने वाले तत्वों में प्रमुखतम है। इस तरह नागरिकों को राज्य का घटक मानकर वे नागरिकता के सिद्धांत की चर्चा करते हैं। अरस्तु के अनुसार नागरिकता का स्वरूप एवं परिभाषा। अरस्तु के अनुसार नागरिकता की परिभाषा को समझने से पहले हमारे लिए यह जानना जरूरी है कि नागरिकता है क्या। औपचारिक रूप से नागरिकता व्यक्ति और राज्य के बीच एक संबंध है जिसके द्वारा व्यक्ति राज्य की आज्ञाओं का पालन करता है और बदले में राज्य उसे सुरक्षा की गारंटी देता है। यह संबंध कानून द्वारा निश्चित होता है और अंतर्राष्ट्रीय कानून द्वारा मान्यता प्राप्त होता है। नागरिकता का विचार ग्रीक राज्यों की देन है। ग्रीस के विभिन्न राज्यों के बीच तथा राज्य के अंदर अमीरों और गरीबों के निरंतर झगड़ों और फूट के कारण सामाजिक शांति व्यवस्था इन समाजों की मौलिक समस्या थी। जहाँ प्लेटो ने विशिष्ट वर्ग की निरंकुशता शक्ति का सिद्धांत दिया, वहीं अरस्तु ने नागरिकता की धारणा का विकास किया। अरस्तु ने उस व्यक्ति को ही नागरिक की संज्ञा दी जो शासन में हिस्सा लेने का विशेषाधिकार रखते हैं। इस संदर्भ में दासों, स्त्रियों और विदेशियों को नागरिकता से अलग माना गया। नागरिकता की धारणा अरस्तु की पुस्तक पॉलिटिक्स में मिलती है। उनके अनुसार व्यक्ति एक राजनीतिक प्राणी है और वह अपने व्यक्तित्व की संपूर्ण क्षमताओं का विकास केवल नगर राज्य के कार्यों में हिस्सा लेकर ही कर सकता है। अरस्तु की नागरिकता वर्तमान समय की भांति प्रतिनिधात्मक शासन तथा व्यस्त मताधिकार आदि पर आधारित नहीं है। नागरिकता की परिभाषा करने से पूर्व अरस्तु ने नागरिकता की कतिपय मान्यताओं का खंडन किया। इसे उनकी नागरिकता का नकारात्मक पक्ष कहते हैं। वे कहते हैं कि निवास नागरिकता का आधार नहीं हो सकता क्योंकि राज्य में दास और विदेशी भी निवास करते हैं। इसी प्रकार उन्होंने ये भी कहा कि न्यायालय में अभियोग चलाने से भी किसी भी व्यक्ति को नागरिक नहीं माना जा सकता क्योंकि यह अधिकार विदेशियों को भी संधि द्वारा प्राप्त हो सकता है। तथा वे ये कहते हैं कि वृद्ध और बच्चों को भी नागरिकता प्रदान नहीं की जा सकती क्योंकि एक अपनी दुर्बलता और असमर्थता के कारण और दूसरा अपरिपक्वता के कारण नागरिक कर्तव्यों के समुचित पालन की क्षमता नहीं रखता। अतः अरस्तु निवास, जन्मस्थान या कानूनी अधिकार को नागरिकता का आधार नहीं मानते हैं। अरस्तु नागरिकता के संबंध में व्यक्ति की राजनीतिक क्षेत्र में सक्रियता को महत्व देते हैं। अरस्तु के मतानुसार वह व्यक्ति नागरिक है जो स्थायी रूप से न्याय के प्रशासन तथा राजकीय पदों को ग्रहण करने की प्रक्रिया में भाग लेता है। सामान्य रूप से कहा जाए तो राज्य उन नागरिकों का समुदाय होता है जो जीवन निर्वाह के लिए पर्याप्त संसाधनों से सुसज्जित हो। उसका नागरिक वर्तमान समय के नागरिक की भांति केवल मतदाता ही नहीं है वरन वह शासन के कार्यों में वास्तविक रूप से भाग लेने वाला, क्रम से शासक और शासित बनने वाला, कानून निर्माण
और न्याय संबंधी कार्यों में सक्रिय रूप से हिस्सा लेने वाला व्यक्ति है। इसका अर्थ यह हुआ कि एक व्यक्ति जो न्याय अथवा राज्य के विधि निर्माण संबंधी कार्य में भाग ले वही नागरिक है। न्याय के क्षेत्र में जो व्यक्ति न्यायाधीश अथवा जूरी के कार्य में भाग ले वह नागरिक है, अथवा जो व्यक्ति राज्य की साधारण सभा का सदस्य होने के नाते राज्य के विधि निर्माण संबंधी कार्यों में भाग ले वही नागरिक है। अतः नागरिक वह है जो न्याय के प्रशासन में भाग लेता है तथा जो साधारण सभा का सदस्य होने के नाते विधायक कार्यों में भाग लेता है। सैबाइन के अनुसार अरस्तु के नागरिक आदर्श काफ़ी ऊंचा है। अतः वह एक शिल्पी और मजदूर को भी नागरिकता के अधिकार से वंचित कर देते हैं, क्योंकि उसके विचार में जो रात दिन रोटी के लिए ही संघर्ष में लगे रहें वे नागरिकता के उत्तरदायित्व को नहीं निभा सकते हैं। अतः अरस्तु के नागरिकता संबंधी विचारों से नागरिक की विभिन्न योग्यताएं उभर कर सामने आती हैं, जैसे कि नागरिक के लिए जरूरी है कि वह शासन करने और शासित होने की क्षमता से युक्त हो। दूसरी योग्यता जो नागरिक बनने के लिए जरूरी है वह यह है कि वह भौतिक और आर्थिक चिंताओं से मुक्त हो, तथा तीसरा है कि नागरिक के लिए जरूरी है कि वह कारीगर या मजदूर ना हो, वह स्त्री भी ना हो तथा वयस्क हो। अरस्तु के नागरिकता सिद्धांत की विशेषताएं। इसमें पहली विशेषता को हम ये देख सकते हैं कि अरस्तु की नागरिकता का आधार सक्रियता है, अर्थात अरस्तु ने व्यक्ति की राजनीतिक क्षेत्र में सक्रियता को महत्व दिया है और इसी को वह नागरिकता का आधार मानते हैं। दूसरी जो अरस्तु के नागरिकता सिद्धांत की विशेषता है वह यह है कि नागरिकों के पास संपत्ति होनी चाहिए, जिससे उन्हें अपने घर गृहस्थी चलाने की अधिक फिक्र नहीं होती, इसलिए उन्हें राज्य के कार्यों में भाग लेने का समय मिल जाता है। तथा तीसरी नागरिकता सिद्धांत की विशेषता यह है कि नागरिकों के लिए अवकाश आवश्यक है। अवकाश का तात्पर्य छुट्टियों से नहीं है, वरन उन कार्यों को करने से है जो अपने आप में साध्य हैं, साधक नहीं साधन। जैसे कि खानों में काम करना, व्यवसाय करना, ये जीविकोपार्जन के साधन हैं, साध्य नहीं। जबकि ज्ञान, चित्रकला और राजनीति आदि कार्य अपने आप में ही साध्य हैं। अरस्तु का मानना है कि जिन व्यक्तियों का सारा समय और शक्ति जीविकोपार्जन के कार्य में लग जाती है, दूसरे शब्दों में जिन्हें अवकाश नहीं मिलता, वे सार्वजनिक क्षेत्र के प्रति अपने कर्तव्यों का संपादन नहीं कर सकते हैं। अरस्तु की नागरिकता संबंधी अवधारणा की आलोचना। अरस्तु के नागरिकता संबंधी विचारों में गंभीर त्रुटियां हैं, अतः मैक्सी ने आलोचना करते हुए लिखा है कि उसका नागरिकता संबंधी दृष्टिकोण निश्चित रूप से मध्यम वर्ग के अभिजाततंत्रीय शासन से था। उनके नागरिकता सिद्धांत के दोष इस प्रकार से देखे जा सकते हैं। जैसे पहला है आधुनिक राज्यों के लिए अनुपयुक्त, अर्थात अरस्तु की नागरिकता की धारणा कम जनसंख्या वाले विशाल राज्यों पर ही लागू हो सकती है तथा अधिक जनसंख्या वाले विशाल राज्यों पर इसे लागू नहीं किया जा सकता। आज के विशाल राष्ट्रीय राज्यों में सभी नागरिकों के लिए व्यवस्थापिका या न्यायालय में भाग लेना संभव नहीं है। दूसरे जो अरस्तु के नागरिकता सिद्धांत की आलोचना है वह इस प्रकार है कि यह धारणा अत्यधिक सीमित और संकुचित थी, अर्थात इसमें जनसंख्या के एक बहुत बड़े भाग को वह नागरिकता से वंचित कर देता है, क्योंकि वह दासों,
श्रमिकों, व्यापारियों, वृद्धों, स्त्रियों व बच्चों को नागरिकता से वंचित रखने के पक्ष में है। इन सभी व्यक्तियों को नागरिकता से वंचित करना स्वयं उनकी उन्नति में बाधक बनना और राज्य को उनकी योग्यता के लाभ से वंचित कर देना है। श्रमिकों और व्यापारियों को नागरिकता के अधिकार से वंचित करने का तो कोई औचित्य हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वे राज्य के जीवन में निश्चित रूप से महत्वपूर्ण और उपयोगी भूमिका अदा करते हैं। अर्थात अरस्तु ने जनसंख्या के बहुत बड़े भाग को नागरिकता से वंचित कर दिया। तीसरे जो उनकी आलोचना का कारण रहा वह यह था कि अरस्तु का नागरिकता का दृष्टिकोण धनिक तंत्रीय था। अर्थात अरस्तु के अनुसार केवल उन्हीं व्यक्तियों को नागरिकता प्राप्त होनी चाहिए जिनके पास संपत्ति हो। इसका तात्पर्य तो यह हुआ कि केवल धनवान व्यक्ति ही कानून निर्माता या जूरी के सदस्य के रूप में कार्य कर सकते हैं। इससे धनी व्यक्ति कानूनों का निर्माण केवल अपने वर्ग के हित की दृष्टि से करेंगे और इसका दुष्परिणाम निर्धन वर्ग को भोगना पड़ेगा। चौथे जो अरस्तु के नागरिकता सिद्धांत की आलोचना हम देख सकते हैं वह यह है कि इसमें श्रमिक वर्ग की उपेक्षा हुई है, क्योंकि अरस्तु कहते हैं कि शारीरिक श्रम करने वालों को अवकाश नहीं मिलता है और इसीलिए उन्हें नागरिकता प्राप्त नहीं होनी चाहिए। तथा अरस्तु के अवकाश की परिभाषा भी आधुनिक परिभाषा से मेल नहीं खाती है। अरस्तु के नागरिकता सिद्धांत में अनेक दोष हैं। अरस्तु ने राजनीतिक अधिकारों की उपलब्धता को नागरिकता कहा। उनके अनुसार नागरिकता एक विशेष अधिकार है और यह है उन्हीं को मिल सकता है जिनके पास अवकाश है और इतनी क्षमता है कि वे अपने राज्य के मननशील और न्यायिक कार्यों में भाग ले सकें। चूँकि थोड़े से स्वतंत्र पुरुष ही अवकाश और क्षमता रखते हैं, इसीलिए उन्हीं को नागरिकता मिलनी चाहिए तथा उन्हीं को शासन करना चाहिए। अरस्तु का विचार कुलीन तांत्रिक है और इसलिए इसे लोकतंत्र के युग में स्वीकार नहीं किया जा सकता। वस्तुतः अरस्तु की नागरिकता संबंधी धारणा न तो सैद्धांतिक दृष्टि से श्रेष्ठ कही जा सकती है और न ही इसे व्यवहार में अपनाया जा सकता है। धन्यवाद।